नमस्कार। उड़ान आईएएस एडमिनिस्ट्रेशन उड़ान परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमने जो सीजीपीएससी की जो एमसीक्यू सीरीज़ लेके आई है, उसमें हम आज आपके लिए लेके आ रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ सीरीज। बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बट बेसिक रहेंगे। आगे हम आपको धीरे धीरे और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे और ज़्यादा भी मतलब अपग्रेडेड क्वेश्चन लेके आएंगे। और जिस तरह अभी प्रणाली चल रही है सीजीपीएससी की, तो जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जा रहे हैं कि सीधे फैक्ट्स पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पूछे जाते हैं किस प्रकार से, कि कथन किस प्रकार का कथन है, ठीक है। और इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो कॉमर्स बैकग्राउंड को छोड़ के बाकी के जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको बहुत सारी दिक्कतें होती है। क्यों? क्योंकि बुक की लैंग्वेज होती है, बहुत कठिन होती है, और प्रॉपर उनको समझाने के लिए उनको एक मेंटोर चाहिए होता है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको बिल्कुल पूरी तरह से समझाने की कि इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन को कैसे डील करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था हेतु असत्य कथन है। सबसे पहली बात क्या आ गई यहां पर? असत्य कथन की बात आ गई। तो असत्य कथन कहा गया है, तो आप सबसे पहले अंडरलाइन कर लेंगे, असत्य कथन पूछा गया है। भारत एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अब देखिए, जो अर्थव्यवस्था को सरकार की भूमिका के आधार पर वर्गीकरण किया गया है वो तीन आधार पर किया गया है। एक होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें निजी क्षेत्र की भूमिका होती है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां सरकार के साथ निजी क्षेत्र भी अपना योगदान करते हैं। वो दोनों एक साथ कार्य करते हैं। आपने प्राइवेट स्कूल भी देखा होगा, गवर्नमेंट स्कूल भी देखा होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल भी देखेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी देखे होंगे। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं है हमारी। कौन सी अर्थव्यवस्था हो जाती है? हमारी अर्थव्यवस्था हो जाती है मिश्रित, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। दूसरा ऑप्शन होता है कि खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था का अर्थ यह हो गया ऐसा देश या ऐसी अर्थव्यवस्था जो विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ खुले तौर पर आयात निर्यात और वित्तीय लेन देन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता हो, दैट इज ओपन इकोनॉमी या खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो हाँ, भारत एक खुली अर्थव्यवस्था है। क्यों? क्योंकि भारत क्या करता है? दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात भी करता है और वित्तीय लेन देन भी करता है। तो ये कथन क्या हुआ? सत्य हुआ। अब बात आ गई आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की। तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, ये देखिए, ये डिपेंडेंसी के ऊपर है, ठीक है। एक तो होता है, एक होती है निर्भर अर्थव्यवस्था और एक होती है आत्मनिर्भर और एक होती है परस्पर निर्भर, ठीक। निर्भर अर्थव्यवस्था मतलब टोटली वो किसी ना किसी देश के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल दूंगा मैं, कौन हो गया इसका? पाकिस्तान। बिना रशिया, सॉरी, बिना अमेरिका और बिना चाइना के वो चल सकता है क्या? नहीं। तो वो क्या होगी? पूरी तरह से निर्भर अर्थव्यवस्था। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था वो होती है जिनके पास पूंजी, संसाधन और तकनीकों की कोई कमी नहीं होती है और वो अपने जितने भी जनसंख्या, जितनी भी उनकी जनसंख्या होती है, उनकी जितनी भी आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति वो स्वयं कर लेता है। लेकिन वर्तमान में देखेंगे जितने भी विकसित देश हैं वो भी क्या करते हैं? दूसरे देशों के ऊपर निर्भर होते हैं। जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जितने भी देश हैं, ठीक, हम उनसे सबसे क्या कर रहे हैं? लेन देन कर रहे हैं। तो वो देश भी क्या है? हमारे ऊपर कहीं ना कहीं निर्भर है, ठीक। तो अभी वर्तमान में भारत, विश्व में कोई भी अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं है जो आत्मनिर्भर हो। वो किसी ना किसी देश के ऊपर क्या है? निर्भर है। परस्पर निर्भर, म्यूचुअल डिपेंडेंट, ठीक। म्यूचुअल डिपेंडेंट इट मींस हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट परचेस करते हैं, खरीदते हैं, कच्चा तेल खरीदते हैं, क्रूड ऑयल खरीदते हैं। क्रूड ऑयल खरीदने के बाद हम उसके प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उसे सेल करते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी, है ना, गहने, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। हम कपड़े, ठीक है, टेक्सटाइल, ये सब क्या करते हैं? सेल करते हैं। लेकिन हमें भी दूसरे देशों से कुछ ना कुछ खरीदने की जरूरत होती है। हमारे देश में इतनी
जो जनसंख्या है उसकी जो कच्चे तेल की या पेट्रोल की जो है डिमांड, हम उसकी पूर्ति नहीं कर पाते। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको दूसरे देशों के ऊपर निर्भर करना पड़ता है, और दूसरे देश भी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर निर्भर है। तो हम एक प्रकार की क्या है, परस्पर निर्भर, म्यूचुअल डिपेंडेंट अर्थव्यवस्था है। तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था हम बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। और आ जाती है विकासशील अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है, एक होती अल्प विकसित अंडर डेवलप्ड, एक होती है विकासशील डेवलपिंग कंट्रीज, और एक विकसित अर्थव्यवस्था मतलब टोटली डेवलप कंट्रीज। तो हम किस में आते हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था में आते हैं। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे तो असत्य कथन कौन कौन सा है, पहला कथन असत्य है और तीसरा कथन असत्य है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसका तात्पर्य क्या है। पहला, उद्योग व सेवा क्षेत्र का होना। उद्योग और सेवा क्षेत्र का होना ये सारे देशों में होता है, तो ये कथन हो गया गलत। सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों की सक्रियता, अभी मैंने फिलहाल बताया कि जिस देश में, जिस अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट और निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ कार्य करते होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उन्हें ही कहा जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आगे के भी ऑप्शन देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में केंद्र व राज्यों की भूमिका। अब देखिए, किसी भी देश में केंद्र और राज्य दोनों कार्य करेंगे, है ना, तो ये तो ऑप्शन हो गया गलत। देशी व विदेशी दोनों व्यापार का होना, तो ये तो ओपन एंड क्लोज्ड, खुली व बंद इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या सही जाता है, जहां पर सार्वजनिक व निजी क्षेत्र मतलब सरकार भी कार्य कर रही है और निजी क्षेत्र भी कार्य कर रहे हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण का आधार नहीं है। पहला आता है विकास की अवधारणा। ठीक है, विकास की अवधारणा का मतलब यह है कि वो देश कितना, वो अर्थव्यवस्था कितनी डेवलप्ड है या नहीं है। तो इसके ऊपर आ जाएगा आपके पास तीन ऑप्शन। ठीक, तीन ऑप्शन आ जाएगा। पहला तो मैंने बताया क्या, अल्प विकसित अंडर डेवलप्ड, और एक हो गया विकासशील, और एक हो गई विकसित। ठीक है, तो इस आधार पे वर्गीकरण किया जाता है, बहुत अच्छी बात है। सरकार की भूमिका के आधार पर देखेंगे तो सरकार की भूमिका के आधार पर भी तीन प्रकार का वर्गीकरण होता है। कौन कौन से तीन प्रकार का वर्गीकरण होता है, तो इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहली कौन सी अर्थव्यवस्था आ जाती है, पहली आ जाती है समाजवादी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, फिर आ जाती है पूंजीवादी जिसे कहा जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और लास्ट आ जाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसे कहा जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इस आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, क्षेत्रों के आधार पर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर। तो इसमें हम देखेंगे कि एक तो होता है कृषि क्षेत्र, एक होता है उद्योग क्षेत्र, और एक होता है सेवा क्षेत्र। इस आधार पर भी हम क्या करते हैं, गणना करते हैं। ठीक है, एग्रेरियन सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। लेकिन कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर हम गणना करते हैं, तो हमारा आधार नहीं हुआ कौन सा, ये। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है। उच्च जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय का कम होना, कृषि की प्रधानता, या उद्योगों की अधिकता। देखिए, उद्योगों की अधिकता नहीं है, क्योंकि आपने एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा कि कार्बन एमिशन में हमको कुछ छूट दी जाती है। क्यों, क्योंकि हम उद्योग में अभी तक उतना डेवलप नहीं हो पाए हैं। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, गलत। कृषि की प्रधानता है, लेकिन कृषि की प्रधानता के कारण हम नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारी जो भारत की जीडीपी है, भारत की जीडीपी में एक कृषि क्षेत्र हो गया, एक उद्योग क्षेत्र हो गया और एक सेवा क्षेत्र हो गया। तो सबसे ज्यादा योगदान किसका हो गया, अभी सेवा क्षेत्र का योगदान है।
आप कृषि की प्रधानता मान सकते हैं, लेकिन सेवा क्षेत्र का योगदान क्या है, भी सर्वाधिक है। परंतु विकासशील अर्थव्यवस्था जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। विश्व बैंक जो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय जो घोषित करती है, उसके आधार पर हम क्या करते हैं कि कौन सी अर्थव्यवस्था अल्पविकसित है, कौन सी अर्थव्यवस्था विकासशील है और कौन सी व्यवस्था विकसित है। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय का कम होना, हमारे यहां प्रति व्यक्ति आय लगभग अभी 2 लाख रुपए या $2,500 के आसपास है। ठीक, जैसे आप देखेंगे भारत की प्रति व्यक्ति आय $2,500, $2,500 है। वहीं अमेरिका की देखेंगे तो 85,000, $85,000 है। तो इसके आधार पर विश्व बैंक क्या करता है कि कौन सा देश विकसित है और कौन सा देश विकसित नहीं है, उस आधार पर क्या करता है, गणना करता है। तो हमारा ऑप्शन होगा बी सही। ठीक है, उच्च जीवन स्तर हमारा अभी नहीं है क्योंकि हमारी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय कम है। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र हेतु निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें से बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हर कोई प्राइमरी सेक्टर है ना, प्राथमिक क्षेत्र जो होता है, प्राथमिक क्षेत्र को ही क्या मानते हैं, कृषि क्षेत्र मानते हैं। लेकिन प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो आपको प्रकृति से सीधे संसाधन मिले, और उसमें कौन सी चीजें आ जाती है, कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, वानिकी, खनन उत्खनन, ये सारी चीजें आ जाती है। लेकिन आप कृषि, सिर्फ कृषि क्षेत्र हेतु बोलोगे तो आप देखेंगे एक चीज कि कृषि को इंग्लिश में फार्मिंग भी कहते हैं। अगर आपके पास एक फार्म हाउस है, उस फार्म हाउस में आप क्या कर सकते हैं, आप कृषि कर सकते हैं, हम कृषि कर सकते हैं, हम पशुपालन कर सकते हैं, लेकिन वहां खनन उत्खनन नहीं कर सकते। ठीक, अगले ऑप्शन में आएंगे, हम कृषि कर सकते हैं, वन उद्योग, हम पेड़ लगा सकते हैं, वानिकी, हम मछली पालन भी, मत्स्य पालन भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया। कृषि कर सकते हैं लेकिन वहां उद्योग नहीं कर सकते क्योंकि उद्योग के लिए गवर्नमेंट की अलग से परमिशन होनी है, और खनन उत्खनन भी नहीं कर सकते जैसा अभी मैंने पहले बताया। मत्स्य पालन कर सकते हैं, पशुपालन कर सकते हैं और वानिकी भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, सही हो गया। कृषि हाँ, पशुपालन हाँ और वानिकी भी हाँ। तो हमारे 3 ऑप्शन यहां पर सही होते हैं। कौन कौन से, तीसरे, पांचवें और छठवें। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। तो ध्यान रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन कौन सी चीजें आती हैं। आप तो कृषि और संबंध क्षेत्र आ जाते हैं। दूसरा, मत्स्य पालन, फिशरी, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक, वानिकी, फॉरेस्ट्री, एंड द लास्ट इज माइनिंग एंड क्वेरिंग, खनन एंड उत्खनन, खनन और उत्खनन। लेकिन कृषि क्षेत्र में कौन सी क्षेत्र आएगा, जब हम प्राथमिक क्षेत्र में से खनन उत्खनन को माइनस कर देते हैं तब वो बन जाता है क्या, कृषि क्षेत्र बन जाता है। तो इसके हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा, पांचवा और छठवां। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द्वितीय क्षेत्र किसे संदर्भित करता है। देखिए द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन सी चीज, अभी मैंने बताया था कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है ना। द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है आपका निर्माण, जिसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन। दूसरा आ जाता है विनिर्माण, और आ जाता है विद्युत, गैस और जल आपूर्ति। कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई। ठीक, ये आ गया किसमें, द्वितीय क्षेत्र में आ गया। और द्वितीय क्षेत्र में जब भी हम क्या करते हैं, खनन उत्खनन को ऐड कर देते हैं, खनन उत्खनन को ऐड कर देते हैं तो हमें प्राप्त होता है क्या, उद्योग क्षेत्र प्राप्त होता है।
ठीक, उसके बिना हमें उद्योग क्षेत्र प्राप्त नहीं होगा। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया क्या कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या है, खनन उत्खनन, लेकिन वो कृषि क्षेत्र में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि कृषि क्षेत्र आप कनेक्ट भी करेंगे तो कृषि क्षेत्र में कहीं भी माइनिंग कनेक्ट नहीं होती, खनन उत्खनन कहीं भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन उद्योग धंधे जो हैं वो किससे संबंधित होते हैं, खनन और उत्खनन से, माइनिंग एंड क्वेरिंग से। तो वो किस में आ जाएंगे, उद्योग क्षेत्र में। और द्वितीय क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को उपयोग करके, है ना, एज अ रॉ मटेरियल यूज करके वो नए प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे कहा जाता है क्या, द्वितीय क्षेत्र। अब देखेंगे निर्माण व विनिर्माण, हाँ बिल्कुल सही, हमारा ऑप्शन वही है। निर्माण विनिर्माण व खनन, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। विदेशी व्यापार, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं हो रही है। पूर्णतः उद्योग क्षेत्र, ये भी बात गलत हो गई। क्यों, क्योंकि उद्योग क्षेत्र के लिए हमें उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, खनन और उत्खनन। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेवा क्षेत्र का योगदान भारत की सघऊ सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में लगभग कितना प्रतिशत है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान में जो भारत की जो अर्थव्यवस्था में जीडीपी में जो योगदान है, ठीक है, योगदान किसका है, एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का और सेवा क्षेत्र का, सर्विस सेक्टर। तो सेवा क्षेत्र का योगदान है 55.3%, इंडस्ट्रियल सेक्टर उद्योग क्षेत्र का है 25.3% और अप्रोक्सीमेटली 15 to 18% योर अग्रेरियन सेक्टर, ठीक, एग्रीकल्चर सेक्टर का है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 55%, क्योंकि यहां पर क्या पूछा हुआ है, योगदान भारत का लगभग कितना है ना, तो लगभग में आसपास जो नियरेस्ट ऑप्शन होता है वो आपको लेना होता है। खनन व उत्खनन जिस क्षेत्र का हिस्सा है, अब देखिए अभी ही मैंने बताया खनन व उत्खनन किस क्षेत्र का हिस्सा है। ये क्वेश्चन मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं, बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि आपको बेसिक पहले क्लियर हो जाए। कभी भी खनन और उत्खनन किस में नहीं आएगा, कृषि क्षेत्र में नहीं आएगा, ठीक, कभी भी कृषि क्षेत्र में नहीं आएगा, ठीक। प्राथमिक क्षेत्र में हां, क्योंकि प्रकृति से प्राप्त है, डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर, माइनिंग एंड क्वेरिंग, हां वो आएगा। उद्योग क्षेत्र में हां आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने यहां बताया आपको द्वितीय क्षेत्र में जब आप क्या कर देते हो, खनन उत्खनन को जोड़ देते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है, उद्योग क्षेत्र प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे भिलाई स्टील प्लांट है, भिलाई स्टील प्लांट के लिए रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा, आयरन ओर माइनिंग से मिलेगा, लाइमस्टोन माइनिंग से मिलेगा, वो अपने लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट खुद करते हैं, कोयला कहां से लेंगे, माइनिंग, है ना, खनन उत्खनन से लेंगे। तो क्या वो उद्योग उसके बिना अधूरा नहीं है, हां बिल्कुल उसके बिना अधूरा है। इसलिए उद्योग क्षेत्र में उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, खनन उत्खनन, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत वो चीजें आती है जो मैंने भी बताई आपको कि प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को हम उसका रूपांतरण कर देते हैं, उसका रूप बदल देते हैं। जैसे कृषि क्षेत्र में आपने गेहूं उगाया, गेहूं से बिस्किट बन गए, गेहूं से केक बन गया, गेहूं से आटे का पैकेट बन गया। ये तीनों चीजें किस में आएंगी, द्वितीय क्षेत्र में आएंगी। लेकिन गेहूं किस में आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, ठीक। जो रॉ चीज है, बिल्कुल कच्चे पदार्थ हैं, वो किस में आते हैं, प्राथमिक में, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही होता है। तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, सूची 1 व सूची 2 के तथ्यों का सही मिलान करें, ठीक। पहला है स घ उ। देखिए मैंने शॉर्ट में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन में आते हैं, पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार आते हैं, वो आते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि NI पूछा गया था, NI। अब NI क्या होता है, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय होती है, ठीक। अब राष्ट्रीय आय, तो इसी प्रकार जितने भी शॉर्ट फॉर्म है आपको इकोनॉमी में वो चीजें याद रखनी होगी। सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, घरेलू मतलब घर के अंदर, मतलब भौगोलिक क्षेत्र के अंदर, भौगोलिक क्षेत्र के भीतर, ठीक है।
किसी भी सीमा के भीतर जितने भी उत्पादन हो रहे हैं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू, उनकी मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद, है ना। और देश के भीतर अगर उत्पादन करें तो आप देखेंगे भारत में भारतीय कंपनियां भी हैं, भारतीय लोग भी हैं, विदेशी लोग भी हैं और विदेशी कंपनियां भी हैं। तो भारत के भीतर जितने लोग भी उत्पादन कर रहे हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे? देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य। यहां पर और एक ध्यान रखेंगे, अंतिम मौद्रिक मूल्य। ठीक, उसके बाद आ जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जैसी राष्ट्रीय नेशनलिटी की बात आई तो आप समझ जाएंगे कि इसकी बात आ रही है यहां पर नागरिक, सिटीजन, इंडियन सिटीजन या किसी भी कंट्री के हैं वो सिटीजन होंगे। ठीक है, तो अब यहां पर देखा जाएगा क्या कि जो वहां के नागरिक हैं उन वहां के नागरिकों की इनकम, चाहे वो अब यहां पर भौगोलिक सीमा नहीं आएगी क्योंकि जीडीपी में जिस प्रकार हमने क्या किया था, भौगोलिक सीमा एक देश के भीतर पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर होना चाहिए था, लेकिन यहां पर नहीं आती। कौन सी बाउंड्री? कोई बाउंड्री की लिमिटेशन नहीं होती। आप देश में रहो चाहे देश के बाहर रहो, ठीक, विदेश में रहो, लेकिन कौन होना चाहिए? वो भारत के नागरिक होना चाहिए, तभी वो कहलाएगी क्या? भारत की राष्ट्रीय आय, जीएनपी। ठीक है, तो दूसरे का ऑप्शन क्या हो गया? सी, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए, कभी भी ग्रॉस जिसे कहा जाता है सकल, सकल से आपको निवल में जाना है ना। निवल को कहा जाता है शुद्ध और ग्रॉस को चेंज करके कहा जाता है नेट। इसके बीच में एक ही डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है? जैसे कि आपको सिंपली मैं समझाना चाहूं कि अगर आपसे पूछते हैं किसी से, भाई साहब आपकी सैलरी कितनी है? इसे 85,000 ग्रॉस मुझे मिलती है, बट कट पिट के नेट मुझे 65,000 रुपये मिलती है। तो जहां कट पिट के आ गई मतलब वहां पे प्योर उसकी इनकम है, शुद्ध इनकम है ना, शुद्ध या निवल या नेट कहेंगे उसे। तो कुछ ना कुछ कटा है, तो यहां पर भी क्या कट जाएगा? मूल्यह्रास, मूल्यह्रास या गिसावट, जिसे कहते हैं डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन और वियर एंड टियर। जैसे कि मैंने इस साल 1 लाख की बाइक खरीदी, उसकी सकल वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू 1 लाख है, अगले साल भी उसकी ग्रॉस वैल्यू कितनी रहेगी? 1 लाख रुपए ही रहेगी। लेकिन क्या मैं अगले साल उसे बेचने जाऊंगा तो क्या वो 1 लाख रुपए में बिकेगी? नहीं बिकेगी, कम में बिकेगी। मान लो 80,000 में बिक रही है। क्यों बिक रही है? क्योंकि मैंने उसे यूज किया है, वियर एंड टियर, घिसावट हुई है उसमें, घिसावट के कारण मूल्यह्रास हुआ है, डेप्रिसिएशन हुआ है। तो उसकी जो शुद्ध वैल्यू है, तो शुद्ध वैल्यू कहां से प्राप्त होगी? आपको ग्रॉस में से आपको मूल्यह्रास माइनस करना पड़ेगा। तो जब भी कभी ये बात आती है तो आपके पास ऑप्शन क्या हो जाता है कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होगा? जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आप माइनस कर देंगे क्या? मूल्यह्रास। उसी प्रकार निवल घरेलू उत्पाद कब प्राप्त होगा? निवल घरेलू उत्पाद तभी प्राप्त होगा जब आप क्या करेंगे? सकल घरेलू उत्पाद से मूल्यह्रास माइनस कर देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि पहला का ऑप्शन बी हो गया। ओके, बी हमारे पास 2 सही आ रहे हैं। सेकंड का ऑप्शन हो गया सी, हमारे पास अभी भी दोनों सही आ रहे हैं। थर्ड का ऑप्शन हो गया डी, तो हमारा ऑप्शन हो गया ये, ठीक, ये हो गया रॉन्ग। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन बी। ओके, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से राष्ट्रीय आय हेतु सत्य कथन। आप जब भी सत्य या असत्य देखें, ट्रू और फॉल्स, तो सबसे पहले उसको अंडरलाइन कर लें, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। हम सत्य कथन में टिक कर देंगे, वहां पूछा है असत्य कथन, असत्य कथन पूछा, हम सत्य कथन पर टिक कर देंगे। ठीक, राष्ट्रीय आय यह देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य है। अभी मैंने बताया कि जो जीडीपी होती है, सकल घरेलू उत्पाद होता है, वो क्या होता है? किसी देश के भीतर पर्टिकुलर टेरिटरी, एक सीमा के अंदर। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं,
है ना। तो जो भी नागरिक होंगे, चाहे वो देश में रहे चाहे विदेश में रहे, उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, फाइनल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द सिटीजन्स। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सकल घरेलू उत्पाद माइनस विदेशों से प्रत्यक्ष प्राप्त शुद्ध आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि यहां पर ऑप्शन आ जाता है क्या, प्लस। अगर ये प्लस होता तो क्या होता, ये कहीं ना कहीं सही होता। बट नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और इसमें भी आपको क्या करना होता, प्लस करने के बाद मूल्यह्रास माइनस करना पड़ता। सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस मूल्यह्रास, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में आपको माइनस करना पड़ता क्या, मूल्यह्रास। लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। आपका चौथा भी रॉन्ग हो गया और तीसरा भी रॉन्ग हो गया। आपका ऑप्शन हो गया सही, कौन सा, ऑप्शन बी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद रियल जीडीपी का आकलन किस आधार पर किया जाता है, प्रचलित भाव। प्रचलित भाव को कहा जाता है क्या, करंट प्राइस। इस साल किसी भी वस्तु का जो भी मूल्य है उसे कहा जाएगा प्रचलित भाव या करंट प्राइस। बाजार मूल्य को मैं आगे क्वेश्चन में समझाऊंगा आपको। स्थिर भाव क्या होता है, गवर्नमेंट कोई एक बेस ईयर रेडी करती है जिसे कहा जाता है आधार वर्ष, और आधार वर्ष पर जो मूल्य होता है उस आधार वर्ष में किसी वस्तु का मूल्य निकाला गया और उसके हिसाब से पूरी जीडीपी निकाली गई, तो उसे कहा जाता है क्या, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, है ना। अभी वर्तमान में हम देखेंगे कि 2011-12 का डेटा आपको मिलेगा। किसका मिलेगा, 2011-12 का डेटा आपको मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो अभी जो डेटा निकाला है, ठीक है, तो उसमें स्थिर भाव क्या निकाला है, स्थिर भाव का बेस ईयर निकाला है कौन सा, 2011-12। देखिए इस साल का कोई भी मूल्य चेंज होगा क्या, नहीं। मान लो एक पेन है, 10 रुपए का पेन है, ठीक, और मैंने प्रोडक्शन किया 100 पेन का प्रोडक्शन किया, तो मेरी जीडीपी कितनी हो गई, 1000 रुपए हो गई, टोटल 1000 रुपए हो गई। अभी मैं कौन से साल में हूं, 2025 और 26 में हूं, लेकिन अब एक पेन का मूल्य बढ़ के 50 रुपए हो गया, और अभी भी मैं क्या कर रहा हूं, 100 पेन का ही प्रोडक्शन कर रहा हूं, 100 पेन का ही प्रोडक्शन कर रहा हूं। तो अब मेरी जीडीपी के अकॉर्डिंग इसके कितनी हो जाएगी, 5000 हो जाएगी। क्या इस जीडीपी को मैं वास्तविक जीडीपी या रियल जीडीपी मानूंगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि यहां से यहां आते तक क्या हो गई, महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ते बढ़ते अगर 50 का 100 हो जाता तो जीडीपी और बढ़ी हुई दिखती, लेकिन एक्चुअली में वास्तविकता में जीडीपी नहीं बढ़ रही है, सिर्फ क्या बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। तो महंगाई को अगर हम समायोजित करते हैं, ठीक है, एडजस्ट करते हैं, तो एडजस्ट करने के लिए वी नीड अ बेस ईयर, हमको एक आधार वर्ष की जरूरत होती है, जैसे सरकार ने अभी अभी चेंज किया है, ठीक। तो उस आधार वर्ष पे निकाली गई जीडीपी को ही हम क्या मानेंगे, रियल जीडीपी। तो हम क्या करेंगे, फिर से एक बार गणना करते हैं कि 2011-12 में हमने जो मूल्य रखा था उस आधार पर क्या है मूल्य उस उतने पेन का। तो हम फिर देखते हैं कि हमारे पास फिर से एक नया डेटा आता है, इसको छोड़कर कि 10 रुपए था, और 10 रुपए के हिसाब से ही 100 पेन का अभी भी मूल्य कितना हो गया, 1000 रुपए हुआ। मतलब हमारी जीडीपी ना बढ़ी है ना घटी है, जैसी की तैसी ही है। सिर्फ हमको जीडीपी बढ़ी हुई क्यों दिखाई दे रही थी, क्योंकि हमारे पास महंगाई बढ़ गई थी, महंगाई, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। ओके, तो इस जीडीपी को क्या कहा जाता है, रियल जीडीपी या वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, जो निकाली जाती है किसमें, स्थिर भाव में निकाली जाती है, ठीक। राष्ट्रीय आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, बाजार लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, बाजार लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि हमारी जो जीडीपी निकलती है, ठीक है, सबसे पहले हमने निकाली जीडीपी, जीडीपी में हम ऐड कर देते हैं क्या, विदेशों से
प्राप्त शुद्ध आय, तो हमें मिल जाती है क्या, जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। हमें मिल जाएगा क्या, सकल राष्ट्रीय उत्पाद मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें। ठीक, अब इसमें माइनस करेंगे मूल्यह्रास, मूल्यह्रास माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एनएनपी। ठीक, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ये मिल जाएगा। बट इसमें भी दो कंडीशन होती है, कौन कौन सी, एक तो होता है आपका कि अगर ये मार्केट प्राइस में है तो ये सभी किसमें आ जाएंगे, मार्केट प्राइस में, मतलब बाजार मूल्य पर आ जाएंगे, है ना, बाजार लागत पे आ जाएंगे। लेकिन भारत इसे अपनी राष्ट्रीय आय नहीं मानता है। भारत किसे मानता है, फैक्टर कॉस्ट को। किसे, फैक्टर कॉस्ट को, साधन लागत पे जो जीडीपी एनएनपी निकाली जाती है या निवल राष्ट्रीय उत्पाद निकाला जाता है, उसे कहा जाता है क्या, भारत की राष्ट्रीय आय। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद या एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किस वर्ष को आधार वर्ष घोषित किया गया है। तो देखिए अभी वर्तमान में जो आधार वर्ष घोषित किया गया है वो घोषित किया गया है किसे, 2022-23 को। और इसके पहले कौन सा चल रहा था, 2011-12 चल रहा था। उसके पहले कौन सा चल रहा था, 2005 और 6। ठीक है, लेकिन आप अभी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का, तो इकोनॉमिक सर्वे में आपको जो डेटा मिलेगा वो आपको डेटा मिलेगा कौन सा, वो मिलेगा वहां पर आपको क्या, स्थिर भाव। स्थिर भाव 2011-12 मिलेगा। ठीक, अभी ये डेटा मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे चेंज करके क्या कर दिया है, 2022-23। प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर से आपको जो डेटा मिलेंगे, ठीक है, जो भी आंकड़े मिलेंगे वो किस आधार पर मिलेंगे, स्थिर भाव 2022 और 23 के आधार पर मिलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीति कारक जीडीपी डिफ्लेटर का उपयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। ठीक है, अभी देखिए, अभी हमने यहां पर पढ़ा क्या क्या, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। जो हम प्रचलित घरेलू उत्पाद है ना, सॉरी, प्रचलित भाव पर जो जीडीपी निकालते हैं, है ना, मतलब इस साल जो किसी भी वस्तु का मूल्य चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर निकालते हैं तो उस जीडीपी को कहते हैं हम नाम मात्र की जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी कहते हैं उससे। ठीक, क्यों नाम मात्र की कहते हैं, क्योंकि इसमें महंगाई में क्या है, मिली हुई है। और इस महंगाई को हटाने के लिए हमने क्या किया, एक वर्ष निर्धारित किया और उस वर्ष के आधार पर हमने महंगाई को हटाकर, महंगाई को एडजस्ट करके क्या निकाली, रियल जीडीपी निकाली थी। ठीक है, तो दो प्रकार की जीडीपी निकाली जाती है सरकार के द्वारा हमेशा, एक वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी, और दूसरी होती है नाम मात्र की जीडीपी जिसे नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीति कारक। तो ये जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है क्या आपका, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। ठीक, मतलब कि नाम मात्र की जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, या वास्तविक जीडीपी। ठीक, ये होता है फॉर्मूला। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि देखिए, नाम मात्र की जीडीपी हमारी कितनी निकली थी, प्रचलित भाव में जो निकली थी वो निकली थी 5,000 रुपए, लेकिन हमारी रियल जीडीपी कितनी निकली थी, 1,000 रुपए निकली थी। ठीक, तो इसके हिसाब से हम देखते हैं कि ये क्या हो जाता है, 5,000 बटा 1,000 घट के कितना आ जाएगा, 5 इंटू 100 भी होता है इसमें, इंटू क्या होता है, इंटू 100। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 500। ठीक, और ये अंक जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हमारी महंगाई बढ़ी हुई होगी। ठीक, तो राष्ट्रीय आय के लिए इसके आकलन नहीं किया जाता, विदेशों से प्राप्त आय इसके लिए भी नहीं किया जाता, मुद्रास्फीति मींस इन्फ्लेशन इसके लिए किया जाता है, जैसे महंगाई कह जाते हैं, और मूल्यह्रास के लिए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं।
मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन का सामान्य अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बढ़ना। हाँ, महंगाई होती है तो किसी भी वस्तु का क्या होगा, मूल्य बढ़ जाएगा। अगर कोई चीज 10 रुपए की है और वो बढ़कर हो गई 100 रुपए की, तो आप बोलेंगे क्या, मुद्रास्फीति बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया। ठीक है, सही बात है ये। ओके, असर्शन कथन जो है हमारा सत्य है। ठीक, रीजन जो कारण है, आरबीआई द्वारा कड़ी मुद्रा नीति, ठीक है, कड़ी मुद्रा नीति, महंगी मुद्रा नीति या टाइट मनी पॉलिसी जिसे कहा जाता है, अपनाने पर बाजार में शाख की कमी होती है। बिल्कुल हाँ, क्योंकि जब आरबीआई टाइट मनी पॉलिसी या कड़ी मुद्रा नीति अपनाती है तो अपने ब्याज दर को बढ़ा लेती है। और आरबीआई ने जैसे ही अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया तो उनके जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, वाणिज्यिक बैंक हैं, वो भी लोन क्या करेंगे, वो लोन क्या करेंगे, कम लेंगे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। अब ये जो कमर्शियल बैंक जो यहां रहेंगे वो भी अपना क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से जो आम जनता है वो क्या करेगी, वो ज्यादा लोन लेगी या कम लोन लेगी? कम लोन लेगी, है ना। मतलब उनका लोन अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया। ये तो हो गया इंटरेस्ट रेट। ठीक, तो ये बात भी सही है कि जब आरबीआई द्वारा कड़ी मुद्रा नीति अपनाती है तो शाख की कमी होती है, मतलब क्रेडिट क्रिएशन जो होता है उनका कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, इसलिए जो बैंक्स है, जितने भी कमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक या व्यापारिक बैंक कहा जाता है जिन्हें, जो अपने लाभ के लिए कार्य करते हैं, वो अब अधिक लोन नहीं लेंगे, अधिक ऋण नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने अपनी क्या कर दी है, ब्याज दर की वृद्धि कर दी है। ब्याज दर में वृद्धि करने के कारण जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो कम लोन लेंगे। कम लोन लेंगे तो उनके पास पैसों की थोड़ी कमी होगी, इसलिए कहा गया क्या, शाख की क्या होगी, कमी होगी। ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन मुद्रास्फीति बढ़ गई और उसका सामान्य अर्थ क्या हो गया, मूल्य का बढ़ना। यह बात बिल्कुल अलग है और बिल्कुल सही है। उसी प्रकार आरबीआई द्वारा कड़ी मुद्रा नीति अपनाने पर बैंकों के शाख में कमी होती है, यह बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन यह भी अपनी जगह बिल्कुल इंडिविजुअल है। तो कहीं भी ए व आर सत्य तो हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, एक दूसरे की व्याख्या बिल्कुल नहीं करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है मुद्रा अपस्फीति। मुद्रा अपस्फीति मीन्स होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब वस्तुओं का मूल्य क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब वस्तुओं का मूल्य कम क्यों होगा? जब लोग वस्तुएं नहीं खरीदेंगे। वस्तुओं क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि उनके पास पैसे कम है। जब लोगों के पास पैसे कम होते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, अपनी सेविंग करते हैं और सामान कम खरीदते हैं। ठीक है, तो अब वस्तुएं नहीं खरीद रहे, पूरी की पूरी जनता, पूरी अर्थव्यवस्था में पैसों की कमी है, तो वस्तुओं की खरीदारी कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, बहुत कम करेंगे। तो वस्तुओं की सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जो चीजें मार्केट में ज्यादा होती है उनका मूल्य क्या होता है, घटने लगता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, मुद्रा अपस्फीति। जब मुद्रा अपस्फीति होती है, डिफ्लेशन होता है, मतलब प्राइजेस जो होते हैं बहुत लो हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, तो उस समय आरबीआई जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी यूज करती है उनमें से एक हो जाता है क्या, रिवर्स रेपो दर में कमी। ठीक है, ये ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी। रिवर्स रेपो दर में कमी। जब आरबीआई रिवर्स रेपो दर में कमी करती है, इसका मतलब जो है जब वृद्धि करती है तो क्या करेंगे, कमर्शियल बैंक, जितने भी वाणिज्यिक बैंक है, वो अपना पैसा आरबीआई के पास जमा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय आरबीआई उनको क्या देती है, ब्याज देती है। और अगर बढ़ा दी तो उनके पास पैसे क्या हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे। ठीक, लेकिन यहां कमी की बात की गई है। हां, कम कर दिए, मतलब जितने भी कमर्शियल बैंक है, जितने भी वाणिज्यिक बैंक है, ठीक है, इट मींस ये आरबीआई हो गई और आपके मतलब कोई भी कमर्शियल बैंक है, ठीक है, वाणिज्यिक बैंक हो गए। ठीक, अब रिवर्स रेपो दर में कमी मतलब ब्याज दर कौन दे रहा है, आरबीआई दे रही है कमर्शियल बैंक्स को। जब आरबीआई अपनी इस ब्याज दर में कमी कर देगी तो कोई भी बैंक अपना पैसा यहां डालेगा क्या? नहीं, वो तो मार्केट में फ्लो करेगा ना, वो मार्केट में अपना पैसा फ्लो करेगा। ठीक, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया
कि हाँ ये उपाय यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर, अपना व्यय बढ़ा दे, कई प्रकार के निवेश करे, तो गवर्नमेंट जो भी निवेश करती है उससे क्या होता है, पैसों का प्रवाह बाजार की तरफ बढ़ता है। सरकार ने रोड बना रहे, सरकार रोड बना रही है, ब्रिज बना रही है, महतारी वंदन योजना चला रही है, बेरोजगारी भत्ता चला रही है, वृद्धा पेंशन योजना चला रही है, तो उनके हिसाब से क्या होता है, उनके हिसाब से बाजार की तरफ पैसे का प्रवाह बढ़ता है। ठीक, पैसे का प्रवाह बढ़ेगा, लोगों के पास पैसे आएंगे, आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी तो जो गिरा हुआ मूल्य है वो क्या होगा, फिर से ऊपर उठेगा, तो हम डिफ्लेशन से या मुद्रास्फीति से बाहर निकल सकते हैं। ठीक, ऑप्शन बी, नगद आरक्षित अनुपात में कमी, दैट इज CRR। मतलब कि जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं, ठीक, जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं, वाणिज्यिक बैंक होते हैं, वो अपने कुल जमा राशि का, NDTL का कुछ परसेंट जो आरबीआई डिसाइड करे, वो कैश के फॉर्म में क्या करते हैं, आरबीआई के पास जमा कर देते हैं। अगर आरबीआई ने इस पैसे में कमी कर दी, पहले मान लो 10, इसको मान लो अगर 8% रखी थी, 8% को घटा के आरबीआई ने कितना कर दिया, 3%, तो इन बैंकों को कम पैसा जमा करना पड़ेगा, तो बैंकों के पास क्या हो गया, पैसे क्या हो गए, अब ज्यादा हो गए, ज्यादा हो गए तो वो अधिक लोन बांटेंगे, अधिक लोन बांटेंगे तो मुद्रा का प्रवाह क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, देखिए सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल है, अब वीडियो को रिपीट करके थोड़ा स्लोली देखिएगा, आपको बिल्कुल सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अगला होता है रेपो दर में वृद्धि। रेपो दर क्या होता है, रेपो रेट जिसे कहा जाता है, रेपो का मतलब होता है रीपर्चेसिंग या पुनः खरीदी। ठीक है, रेपो दर मींस जब भी कमर्शियल बैंक्स को, वाणिज्यिक बैंकों को, है ना, जैसे SBI, IDBI, SDFC, जितने भी बैंक हैं, उनको शॉर्ट टर्म, दीर्घ अल्पकालीन ऋण की आवश्यकता होती है, तो वो क्या करते हैं, आरबीआई से ऋण लेते हैं। अगर उस ब्याज दर में वृद्धि कर दी जाए तो वो बैंक ज्यादा लोन लेंगे या कम लोन लेंगे, ऑब्वियस सी बात है वो कम लोन लेंगे, है ना, कम लोन लेंगे तो मार्केट में पैसे का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हमको अभी बिल्कुल नहीं चाहिए कि पैसे का फ्लो कम हो, क्यों, क्योंकि हम किससे गुजर रहे हैं, मुद्रा अपस्फीति या डिफ्लेशन से गुजर रहे हैं, हमको मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ाना है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, रेपो दर में वृद्धि, क्योंकि यहां पर उपाय नहीं अपनाता आरबीआई, ये कहा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में मुद्रा अपस्फीति का मापन किस आधार पर दिया जाता है, दिया जाता नहीं, एक्चुअली किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बिल्कुल हां। WPI, थोक मूल्य सूचकांक, इस आधार पर भी किया जाता है कि कितनी महंगाई हो गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मतलब ये होता है कि उपभोक्ताओं को जो मूलभूत आवश्यकताओं की चीजें होती है, डेली जो चीजें उनको लगती है, मंथली, ईयरली, है ना, वीकली जो चीजें लगती है, उनको सबको एक बकेट में डाला जाता है, और उस बकेट में डालने के बाद उनका कुल मूल्य निकाला जाता है। ठीक, तो उसे कहा जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक मतलब कि जो होलसेल डीलर है, जो फैक्ट्री से सीधा सामान खरीदते हैं, उनको वो कितने में प्राइस पड़ता है। अगर उनको महंगा पड़ेगा तो वो भी लोगों को महंगे में देंगे, अगर उनको सस्ता पड़ेगा तो वो भी लोगों को सस्ते में देंगे। तो इस प्रकार भी हम क्या करते हैं, मुद्रास्फीति का मापन या कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन करते हैं। ठीक है, और सकल घरेलू अपस्फीति कारक, मैंने कुछ क्वेश्चन पहले ही पढ़ाया था कि जीडीपी डिफ्लेटर इज द इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन। जो नाम मात्र की जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी होती है, उसको डिवाइड करते हैं हम किससे, वास्तविक जीडीपी या रियल जीडीपी से। ठीक है, तो उससे हमें प्राप्त हो जाता है क्या, कि कितनी प्रतिशत या कितनी महंगाई बढ़ी है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, और आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक, अगला क्वेश्चन, धारणी मुद्रास्फीति। देखिए धारणी मुद्रास्फीति के लिए ऑप्शन है हमारे पास, आर्थिक असमानता हेतु उपयोगी। देखिए आर्थिक असमानता नहीं, यहां पर ये सारी चीजें, ठीक है, आर्थिक समानता हेतु उपयोगी, वैश्विक समानता हेतु उपयोगी, आर्थिक विकास हेतु उपयोगी, और निर्यात हेतु उपयोगी। सस्टेनेबल इन्फ्लेशन, सस्टेनेबल इन्फ्लेशन क्या होता है, देखिए आप अपने
बचपन के दौर में गुजरे होंगे तो आपने देखा होगा कि उस समय आपको चीज़ें बहुत सस्ती मिलती थी, या अपने पेरेंट्स के या ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी की उम्र में जाएंगे, मतलब उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे उनको 1 रुपए मिलते थे, तो 1 रुपए में घर का राशन आ जाता था, कुछ पैसे बच जाते थे। लेकिन धीरे धीरे महंगाई क्या हुई, बढ़ती गई। और ऐसी महंगाई की दर, महंगाई बढ़ने का मेन रीजन क्या होता है, महंगाई बढ़ने का रीजन क्या होता है कि जब भी वस्तुओं की सप्लाई, आपूर्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब इन वस्तुओं की सप्लाई कम हुई तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इन वस्तुओं की सप्लाई कम हुई, जिन भी वस्तुओं की सप्लाई कम होगी तो मार्केट में आपको क्या दिखेगी, महंगाई, महंगाई दिखेगी, इन्फ्लेशन दिखेगा, ठीक, मुद्रास्फीति। और इस सप्लाई को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने उत्पादन में वृद्धि, ठीक है। अब जब हम उत्पादन में वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हमको नई इकाइयां, नई फैक्ट्रीज, नई यूनिट्स डालनी पड़ेगी, तो उससे क्या होगा, रोजगार में वृद्धि होगी। रोजगार में वृद्धि होगी तो गरीबी में भी क्या होगी, गरीबी में भी कमी होगी। साथ में उत्पादन में अगर वृद्धि हो रही है तो हमारी जीडीपी भी क्या होगी, बढ़ेगी। जीडीपी बढ़ रही है तो हमारी नेशनल इनकम भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है, राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी। राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इससे हम क्या देखेंगे, हमारी कंट्री का, हमारी इकोनॉमी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, आर्थिक समृद्धि हो रही है, ठीक है। तो ऐसी महंगाई की दर जो किसी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जरूरी होती है, जिसे माना जाता है विकसित, डेवलप कंट्रीज के लिए, विकसित देशों के लिए जो माना जाता है उसको ऑलमोस्ट 2% माना जाता है, और विकासशील देशों, विकासशील देशों के लिए जिसे 5 से 6% माना जाता है, ठीक है। ये महंगाई की दर क्या होती है, जरूरी होती है, और इससे आम इंसान को कोई विशेष समस्या नहीं होती। समोसे खाते थे आप पहले 5 रुपए प्लेट, अभी खाते हैं 20 से 25 रुपए प्लेट, खाते हैं, इट्स ओके। आप बचपन में जो कॉपी खरीदते थे वो 15 रुपए 20 रुपए की खरीदते थे, अभी 60-70 रुपए की खरीद रहे हैं, आपको कोई समस्या नहीं। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रही है, चीजों का मूल्य बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, धारणीय मुद्रास्फीति या सस्टेनेबल इन्फ्लेशन। मतलब क्या हो गया, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो क्या हो गई, जरूरी हो गई। अगर सप्लाई कम नहीं होगी तो हम क्या अपना उत्पादन बढ़ाएंगे, हम अपना उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि मार्केट इज गोइंग ओके, मार्केट बिल्कुल सही चल रहा है, हमको अभी उत्पादन बढ़ाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सप्लाई कम नहीं हुई। अब जब सप्लाई कम होगी तो क्या होगी, महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उत्पादन में वृद्धि, और उत्पादन में वृद्धि करने के कारण हमको इतने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। इट मींस आर्थिक विकास के लिए हमारे लिए क्या उपयोगी है, धारणीय मुद्रास्फीति, ठीक है, कुछ महंगाई की दर, जिसे कहा जाता है धारणीय मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन, जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल से संबंधित सत्य कथनों का चयन करें। देखिए सत्य कथन कहा गया यहां पर, सत्य कथन, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 269A पर है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका उल्लेख है 279A पर है, ठीक। इस पर परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो बिल्कुल यह भी ऑप्शन गलत है। क्यों, क्योंकि जो भी भारत का फाइनेंस मिनिस्टर होगा, वित्त मंत्री होगा, ठीक है, वही क्या होगा, पदेन अध्यक्ष, एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ द जीएसटी काउंसिल, पदेन अध्यक्ष। इस परिषद की वर्तमान सदस्य 31 है। तो वर्तमान सदस्यता हम देखेंगे तो हम देख रहे हैं क्या कि हमारे पास कितने केंद्र राज्य हैं, अभी 28 राज्य हैं। तो 28 राज्यों के वित्त मंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत, नॉमिनेटेड मिनिस्टर, मंत्री, व्यक्ति नहीं, कौन, मंत्री। तो 28 राज्यों के हो गए कौन, वित्त मंत्री या मनोनीत मंत्री, प्लस हमारे देश में 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली, पुदुचेरी और कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, वहां विधानसभा है। उस विधानसभा के कौन रहेंगे, वित्त मंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कोई ना कोई मंत्री, और साथ में केंद्र से कौन रहेंगे, केंद्र से 2 लोग रहेंगे। तो टोटल कितने हो गए, ये 33, कितने हो गए, 33। तो इसके हिसाब से भी ये ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, गलत होता है।
ठीक है। इस परिषद में सभी राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री नहीं होते, जरूरी नहीं है वित्त मंत्री ही होंगे। अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में क्या, पिछले ऑप्शन में, कि या तो वित्त मंत्री होंगे या मुख्यमंत्री द्वारा नॉमिनेटेड, नाम निर्देशित मंत्री ही होंगे। आप अगर गूगल में ओपन करेंगे तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन से मंत्री है। कई जगह आप देखेंगे जो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है ना, फिर भी वो क्या है, जीएसटी काउंसिल के सदस्य हैं। ठीक, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 5, जीएसटी परिषद में गण पूर्ति हेतु 50% सदस्यों की आवश्यकता होती है। गण पूर्ति मतलब क्या होता है, मिनिमम मेंबर्स टू कंटिन्यू अ मीटिंग। ठीक, जीएसटी परिषद की अगर बैठक हुई तो मिनिमम उतने सदस्य, कोरम कहा जाता है जिसे, कोरम के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, तो हाँ 50% सदस्यों की आवश्यकता होती है। और 33 सदस्य है तो हम 16.5 तो नहीं ला सकते, इसलिए हमको 17 सदस्यों की आवश्यकता होती है। हमारा ऑप्शन 5 सही है, इसलिए ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 20वां, नीति आयोग के संबंध में सत्य कथनों का चयन करें। नीति आयोग, NITI आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक, नीति आयोग योजना आयोग को प्रतिस्थापित करती है। बिल्कुल हाँ, योजना आयोग को हटाकर क्या बनाया गया, नीति आयोग बनाया गया, जो 1 जनवरी 2015 से कार्यरत है। इस आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। बिल्कुल हाँ सही, ये बात भी बिल्कुल सही है। पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट कौन होता है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल हाँ, संविधान में इसका कोई भी उल्लेख नहीं है। दिस इज द रीजन इट इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, गैर संवैधानिक निकाय है। इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के न्यूनतम 4 सदस्य होते हैं। 4 सदस्य होते हैं, बट न्यूनतम नहीं, अधिकतम, मैक्सिमम कितने मेंबर होते हैं, 4 सदस्य होते हैं। इसलिए ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2017 नहीं, 15 को हुआ है। तो आपका ऑप्शन चौथा और 5वां क्या होता है, गलत होता है। और सत्य कथन के आधार पर देखेंगे तो पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक, आरबीआई द्वारा रेपो दर बढ़ाने का अर्थ है, रेपो दर का अर्थ क्या होता है, जब भी आरबीआई द्वारा कोई वाणिज्यिक बैंक है ना, वाणिज्यिक बैंक क्या करती है, लोन लेती है, ऋण लेती है, ऋण लेगी तो क्या लेगी, वो रेपो दर पर लेगी। कब लेगी, शॉर्ट टर्म पे लेगी, जिसे कहा जाएगा अल्पकालिक। ठीक, अल्पकालिक के लिए ऋण लेना है तो जो ब्याज दर रहेगा, इंटरेस्ट रेट रहेगा, उसे कहते हैं हम रेपो दर। ठीक, अब जब आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने रेपो दर को बढ़ा दिया है। तो आरबीआई ने रेपो दर को बढ़ाया है तो जितने कमर्शियल बैंक है वो हाई इंटरेस्ट रेट में अधिक ब्याज दर पर पैसे ज्यादा लेंगे या कम लेंगे, ऑब्वियस सी बात है वो कम लेंगे। तो उनके कारण उनकी शाख में क्या होगी, कमी होगी, क्रेडिट क्रिएशन उनका क्या होगा, कम होगा। क्योंकि आपको भी पता है कि आप अगर लोन लेने जाएं, आपको अगर ब्याज दर ज्यादा मिलेगा तो आप कम लोन लेंगे, और ब्याज दर कम मिलेगा तो आप क्या करेंगे, ज्यादा लोन ले लेंगे। तो पहला ऑप्शन सही हो जाता है। बाजार में तरलता बढ़ेगी। अब देखिए, जब इंटरेस्ट ज्यादा है तो वाणिज्यिक बैंक क्या कर रहे हैं, लोन कम ले रहे हैं, और लोन कम ले रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, वो अपना भी इंटरेस्ट रेट क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। और उनके पास पैसे कम है तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर क्या कर रहे हैं, लोगों को कम ऋण दे रहे हैं ना, ज्यादा नहीं दे रहे हैं। तो जो जनता है, नागरिक है, वो भी क्या करेंगे, कम लोन लेंगे। तो कम लोन लेने से क्या होगा, मार्केट में पैसे का फ्लो क्या होगा, कम होगा, मतलब लिक्विडिटी जो मार्केट में है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी, घटेगी। तो ये आपका ऑप्शन हो गया गलत। ठीक, अगली बात आ गई, कौन सी, दीर्घकालिक ऋण महंगा होगा। हमने अभी देखा यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, अल्पकालिक, शॉर्ट टर्म। जो दीर्घकालिक ऋण होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, बैंक रेट के ऊपर डिपेंड करता है, बैंक दर कहा जाता है। ठीक, और जब भी रेपो की बात आती है, रेपो रेट की बात आती है, तो किसकी, तो क्या कहा जाएगा, दीर्घकालिक नहीं, अल्पकालिक ऋण महंगा। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक,
अगला ऑप्शन है आरबीआई महंगी मुद्रा नीति का उपयोग कर रही है। जी हां बिल्कुल, टाइट मनी पॉलिसी या महंगी मुद्रा नीति बोलते हैं ना, टाइट मनी पॉलिसी। अभी मेरा हाथ टाइट चल रहा है, मेरे पास पैसे कम है, तो आरबीआई भी क्या कर रही है, बिल्कुल लोगों के पास पैसे अभी कम देना चाहती है, मतलब मार्केट में पैसे का फ्लो कम करना चाहती है। इसलिए वो क्या कर रही है, टाइट मनी पॉलिसी या महंगी मुद्रा नीति का या कठोर मुद्रा नीति का अनुसरण कर रही है, इसलिए उन्होंने रेपो दर को बढ़ा दिया है। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज राइट। तो हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है विदेशी व्यापार के संबंध में निम्न कथन दिए गए हैं, सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन का चयन करना, भारत प्रेषण में विश्व अग्रणी है, विश्व में अग्रणी है। प्रेषण मतलब होता है आपका रेमिटेंस। रेमिटेंस या प्रेषण जो शब्द है उसका अर्थ यह होता है जो भी नागरिक अपने देश से दूसरे देश में जाकर जॉब करते हैं, काम करते हैं और अपने देश में पैसे भेजते हैं। जो नागरिक अपने देश में जितने ज्यादा पैसे भेजता है उसे उसमें कहा जाएगा कि हां वो प्रेषण में अग्रणी स्थान है। ठीक है, तो प्रेषण मतलब क्या हो गया कि अपने नागरिकों द्वारा अपने देश में भेजे गए पैसे। तो हां बिल्कुल हां, भारत प्रेषण में विश्व में अग्रणी स्थान में है, फर्स्ट प्लेस पे है, और सेकंड में आ जाता है चाइना। हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। भारत अदृश्य खाते में अधिशेष, अदृश्य खाता क्या होता है, इनविजिबल अकाउंट। इनविजिबल अकाउंट है इसका मतलब ये नहीं कि जो दिखता नहीं है, इनविजिबल अकाउंट मतलब जिसमें आ जाती है सर्विसेज, सेवाएं। इसमें क्या कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, सेवाएं, सर्विसेज। ठीक है, और आ जाएंगी कौन सी, आय, इनकम, और आ जाएगी कौन सी, ट्रांसफर, हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ मनी। तो मतलब ये सब क्या दिखा रही है, पैसे का फ्लो दिखा रही है। और इसमें भारत वाकई अग्रणी स्थान में है। क्यों, क्योंकि हमारा जो दृश्य खाता है, दृश्य खाते में सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं का आयात निर्यात दिखाया जाता है, लेकिन अदृश्य खाते में किसको दिखाया जाता है, सेवाएं, आय और पैसों का हस्तांतरण। और इसमें भारत किस पे चल रहा है, अधिशेष मींस सरप्लस पे चल रहा है। तो सेकंड ऑप्शन भी सही हो रहा है। भारत का सर्वाधिक आयात कच्चे तेल व सोने का है, बिल्कुल सही है। कच्चे तेल व सोने का आयात हम सबसे ज्यादा कर रहे हैं। अभी 2-3 सालों से आरबीआई ने भी सोने का जो आयात है, ठीक है, वो बढ़ा लिया है। तो कच्चे तेल का आयात, कच्चे तेल में हम आयात करने में सर्वाधिक है। ठीक है, सर्वाधिक मतलब जितने भी हमारी लिस्ट है उसमें सबसे ऊपर रहेगा कौन सा, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। सेवाओं के निर्यात में भारत प्रथम स्थान पर है, ये गलत है। हम अग्रणी हैं, हम अग्रणी नहीं, हम आगे हैं, अधिशेष में है, सरप्लस में है, लेकिन विश्व में प्रथम स्थान पर है, यह बात गलत हो जाती है। ठीक है, क्योंकि कई ऐसी डेवलप कंट्रीज हैं जो सर्विस सेक्टर में बहुत आगे है, हम उनसे पीछे हैं। हम अपनी जगह तीनों सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में आगे हैं, सेवा क्षेत्र में आगे हैं, लेकिन पूरे विश्व में देखेंगे तो हम उनसे पीछे हैं। ठीक है, अगला, चालू खाता घाटा रुपए का अधिमूल्यन करता है। अधिमूल्यन मतलब क्या हो गया, अधिमूल्यन का मतलब होता है रीवैल्यूएशन। देखिए अब ये कॉन्सेप्ट क्या आ गया, चालू खाता घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट। जब भी करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, चालू खाता घाटा होता है, इसका मतलब यह है कि हम आयात ज्यादा कर रहे हैं और निर्यात कम कर रहे हैं। और आयात ज्यादा करेंगे तो हमको ज्यादा पैसे देने हैं दूसरे देशों को, और दूसरे देशों को पैसे किस में देने हैं, दूसरे देशों को पैसे देने हैं हमको किस में, डॉलर्स में देने हैं। अब भारतीय लोगों के पास डॉलर कहां से आएंगे, नहीं आएंगे। वो अपने रुपए को कन्वर्ट करेंगे किसमें, डॉलर में। कहां से करेंगे, बैंक से करेंगे। अल्टीमेटली सोर्स उनका कौन रहेगा, कहीं से भी करें, अल्टीमेट सोर्स रहेगा उनका आरबीआई। ठीक, वहां जाकर वो क्या करेंगे, अपना जो डॉलर है उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, रुपए में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो मांग किसकी बढ़ गई, डॉलर की मांग बढ़ गई। और इकोनॉमी में या किसी भी क्षेत्र में जिसकी डिमांड ज्यादा होती है उसका मूल्य ज्यादा होता है। तो डॉलर क्या हो गया, महंगा हो गया, और रुपए क्या हो गया, सस्ता हो गया। तो उस समय अधिमूल्यन नहीं होगा, उस समय अवमूल्यन होगा, जिसे हम कहते हैं डीवैल्यूएशन। तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया।
ठीक है। अब सत्य कथन की बात कहा गया है तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है, तो आपका ऑप्शन ए सही होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन 1952 में हुआ। हाँ बिल्कुल सही बात है, 6 अगस्त 1952 में हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 जनवरी 1951 से शुरू हुई। जनवरी नहीं सर एंड मैडम, ये चालू हुई है कब से? अप्रैल से। ठीक है, जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं शुरू होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च उनकी डेट होती है। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मनमोहन सिंह थे। अंतिम उपाध्यक्ष नहीं, अंतिम अध्यक्ष कौन थे? मनमोहन सिंह। उपाध्यक्ष कौन थे? मोंटेक सिंह अहलूवालिया। मोंटेक सिंह अहलूवालिया, ये क्या होते हैं? योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष। ठीक। योजना आयोग के बाद नीति आयोग आया। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन होते हैं? अरविंद पनगनिया साहब। कौन होते हैं? अरविंद पनगनिया जी, जो अभी 16वें वित्त आयोग के क्या हैं? अध्यक्ष है। ठीक। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है और तीसरा भी गलत है। ठीक। चौथी पंचवर्षीय योजना 4 साल में समाप्त की गई। नहीं, चौथी पंचवर्षीय योजना नहीं, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 79 में खत्म होने वाली थी वो खत्म हो गई। क्यों? 78 में जनता दल की सरकार आई और जनता दल की सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को 4 साल में खत्म कर दिया। तो चौथी नहीं, यहां पर आएगा 5वीं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है, प्रथम योजना अवकाश का कार्यकाल 1990 से 92 था। 1990-92 इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक संकट आया था। हाँ योजना अवकाश था, बट ये प्रथम योजना अवकाश नहीं था। प्रथम योजना अवकाश हमारा होता है 1966 टू 1969। क्यों? क्योंकि इसके पहले कौन सी योजना आई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना आई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमने भारत और पाकिस्तान का युद्ध देखा, हमने भारत और चीन का युद्ध देखा, हमने बहुत भीषण अकाल देखा, हमारे 2 प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और लाल बहादुर शास्त्री का निधन देखा। ठीक है, तो इन सब कारणों से क्या हुआ कि हमारे देश की वॉर मेन हो गया युद्ध। युद्ध में जो रिसोर्सेस होते हैं देश के, वे युद्ध में चले जाते हैं। अब युद्ध में पैसे चले जाएंगे तो योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास उतनी ज्यादा इकोनॉमिक रिसोर्सेस नहीं होंगे। तो हमारी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो बुरी तरीके से फेल हुई और उसके बाद हमने योजना अवकाश लिया, फर्स्ट हॉलिडे प्लान 1966 टू 69। ठीक। और जो 1990 और 92 का था वो है दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है आपका। तो पहला ऑप्शन सही है। ओके, ऑप्शन में गड़बड़ी है तो ये ऑप्शन को आप काट देंगे। ठीक है, आपका ऑप्शन एक ही सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। बिल्कुल हाँ, कृषि प्रधान देश है क्योंकि भारत की मुख्यतः जनता कृषि पर क्या है? निर्भर है। तो आपका कथन असर्शन इज राइट। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। सकल घरेलू उत्पाद का हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। सकल घरेलू उत्पाद में भारत का जो योगदान है, ठीक है, वो सर्वाधिक किसमें है? सेवा क्षेत्र में है, जो लगभग कितना है? 55% है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका? गलत हो गया। तो यहां हम देखेंगे कि ए सही है और आर गलत है। यही आप छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र क्या है? अग्रणी है। ठीक, तो यहां तक हमने जो एमसीक्यू लेके आए थे, अब
उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी, कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा। और अगले सीरीज़ में मैं थोड़े और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा और आगे बढ़ के क्वेश्चन लेकर आऊँगा। उड़ान IAS में आपका फिर से एक बार स्वागत है। धन्यवाद।